नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, और जहां पर भी आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी संदर्भों में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सीरीज है। इसको आप कंटिन्यूअस देखें, है ना, रेपिटेटिव मोड में रिवीजन करते हुए, और इसका महत्तम लाभ अर्जित करें। ठीक है, यहाँ पर जो सारे आर्टिकल्स लिए जाते हैं वो आपके लीडिंग न्यूज़पेपर्स और लीडिंग वेबसाइट से लिए जाते हैं, गवर्नमेंट से, है ना, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और अगर दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो में 5000 से ऊपर लाइक किया, है ना, मिनिमम 5000 लाइक्स का टारगेट अगर आप पूरा करते हैं तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है आप लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, पिक्स होती है, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। अब यहाँ पर पहला आर्टिकल देखेंगे हम लोग कि आज क्या क्या जो है आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। दूसरा, पाकिस्तान ने वायलेट किया है अभी फ्रीडम ऑफ एयर को, मतलब पाकिस्तान वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ एयर, एक कन्वेंशन है आपका 1944 का उसको। और इसके बाद इसी सैनिक एक स्पीसीज है ना, डायनासोर वगैरह के बारे में, तो वो देखेंगे। उसके बाद लीड्स रिपोर्ट है आपकी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, और लास्ट वन स्वर्ण जयंती फेलोशिप है, उसको देखेंगे हम लोग। तो पहला टॉपिक है न्यू, जो आपका मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आपकी नई शिक्षा नीति भी आई थी। तो आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है, मतलब 11 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसी संदर्भ में ये शिक्षा और स्वास्थ्य जीएस पेपर 2 का पार्ट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और ये जो है कैसा, इसका कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। तो एमके स्टालिन जो हमारे सीएम है तमिलनाडु के, उन्होंने अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसको बोला कि वो उनके स्टेट में जो है लागू नहीं किया जाएगा, है ना। उसके लिए जो है अभी वो स्पेसिफिक कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। अब वो कमेटी जो है वो स्टेट के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी तैयार करेगी। तो उनके पीछे तर्क क्या है, क्या बोल रहे हैं वो कि हम जो है इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। जो इसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं, तो इसके लिए सीधा तर्क दे रहे हैं वो तमिलनाडु की सरकार की, ये जो केंद्र ने लाया है, सेंटर ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी, वो सिर्फ कुछ समाज के, सोसाइटी के कुछ स्पेसिफिक, है ना, जो सेक्शन है उन्हीं को ही जो है वो फायदा देगी, और ये आपकी कुलीन वर्ग के लिए, मतलब एलिट क्लास के लिए है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने बोला है कि बिसाइड्स द अपोजिशन टू 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है ना, उन्होंने सीधा ये बोला है, क्वेश्चन मार्क उठाया है प्रोमिनेंट रूप से, कि भैया संस्कृत को तमिल और अन्य भाषाओं के ऊपर प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, हमेशा देखते होंगे आप लोग की डिबेट रहती है ना इन सब चीजों में। अबव ऑल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूड्स into a crucial domain of the state education, ठीक है, स्टेट एजुकेशन। अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, तो आप देख जाइएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ भी चुके होंगे, रेपिटेशन है आपके लिए। तो ये जो आपका फंडा आया 10+2 से लेके अब जो चेंज है 5+3+3+4, है ना, वोकेशनल जो आपकी ट्रेनिंग है उस पर फोकस किया जा रहा है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, और इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर लिखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो ये 2020 में इसको क्या किया गया, अप्रूव किया गया, है ना, मतलब लाया गया 2020 में, और अप्रूव किया गया आपका यूनियन कैबिनेट के द्वारा। कब? 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा, ठीक है ना, संघ का कैबिनेट है। और आउटलाइन इसमें जो है वो किससे रिलेटेड है, जो विजन है आपका वो क्या है भैया, इंडिया की न्यू एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, कि हमारे यहाँ रिफॉर्म लाना है, इसको पूरी तरीके से जो है इसमें क्या करना है, सुधार लाके समग्र रूप से जो है शिक्षा को ऐसा बनाना है जो क्षमता निर्माण के लिए अपना इनपुट दे सके। शिक्षा मतलब क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। द न्यू पॉलिसी रिप्लेसेस द प्रीवियस नेशनल पॉलिसी, जो पहले की थी 1986 की, उसको इसने रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, इसमें प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक को कवर किया जाएगा। साथ ही जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग है, और दोनों जगह रूरल भी और अर्बन इंडिया में ट्रेनिंग वगैरह की भी बात की जा रही है। सीधी बात है, प्रशिक्षण होगा तभी ना, कि भाई डिग्री कर लिए, डिग्री तो है 80% की, लेकिन हमको प्रैक्टिकली कुछ आता नहीं है, तो फिर हमारा जो है प्लेसमेंट नहीं होता, फिर हम परेशान होते हैं, है ना। बिल्कुल उसी चीज से आप इसको
कनेक्ट करेगा, उसी चीज को एड्रेस किया जा रहा है यहाँ पर। इस पॉलिसी का एम क्या है, तो ट्रांसफॉर्म करना है पूरी तरीके से भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें उच्च स्तरीय बदलाव लाना है। कब तक? 2040 तक। इसके बाद इसने रिप्लेस किया है 1986 की पॉलिसी को, देख लिया हमने। 2015 में एक कमेटी बनी थी आपकी, है ना, जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बनी थी, तो TSR सुब्रमण्यन थे, है ना, उन्होंने स्टार्ट किया था कंसल्टेशन प्रोसेस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। और इसी जो कमेटी की रिपोर्ट है उसी के आधार पर जून 2017 में ड्राफ्ट की गई ये आपकी पॉलिसी और सबमिट की गई 2019 में, ठीक है। और इसको जो है आपके चेयर किया था इसरो के जो आपके फॉर्मर चीफ रह चुके हैं आपके कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, ठीक है। तो ये कमिटीज के नाम वगैरह भी डायरेक्टली आते हैं, तो आप देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, IR के पर्सपेक्टिव में आप इसको लीजिएगा, जो आपका है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गई आपकी, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी रख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, आपका GS पेपर 2 है ना, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। पाकिस्तान ने वायलेट किया अभी फ्रीडम ऑफ एयर, सीधी बात है, ये कन्वेंशन है उसको उसने वायलेट कर दिया है। तो ऑन अ विजिट टू JNK लॉन्च द डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन श्रीनगर और शारजाह ऑपरेटेड बाय बजट एयरलाइन गो फर्स्ट, पहले इसको गो एयर के नाम से जाना जाता था। तो हुआ क्या है, घटना समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब घटना है, तो घटना से संदर्भित हमको बेसिक एक घटना के बारे में पता होना और जो उसका बैकग्राउंड है कि कहां से गवर्न हो रहा है, क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके द्वारा उसके ऊपर कोई कार्यवाही की जा सकती है, क्या प्रावधान है, ये देखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो फ्लाइट ऑपरेट की जाती है किसी भी रूट में, दैट टुक इट थ्रू पाकिस्तानी एयर स्पेस, मतलब जो ये घटना है उसके बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस ने जो एयर स्पेस है उसने बिफोर हेडिंग साउथ वेस्ट एंड अराइविंग इन शारजाह, सीधी बात है, एक जगह से यहाँ पर जो आपकी गो एयर है जिसका नाम ये बता रहे हैं यहाँ पर, तो उसका नाम जो है, तो उपरोक्त जो उड़ान थी वो दक्षिण पश्चिम से जो है आपकी निकली और उसके बढ़ने के बाद शारजाह पहुंचने से पहले उस मार्ग पर गई जहां पर उसने पाकिस्तानी वायु क्षेत्र से होकर जाना था, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर उसको क्या किया, प्रतिबंधित किया, है ना। तो डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो फ्लाइट है वाज डिनाइड परमिशन टू इंटर पाकिस्तान, पाकिस्तान ने बोल दिया कि हमारे यहाँ इंटर मत करो, ठीक है ना। तो यही है, इंटरनेशनल पीस के लिए काम नहीं करते ये, है ना, बीच में कुछ ना कुछ जो है डिस्टर्ब करने की आदत है इनकी। एंड फ्लू साउथ ओवर राजस्थान एंड गुजरात बिफोर हेडिंग वेस्ट ओवर द अरेबियन सी एंड फ्लाइंग थ्रू ओमानी जो आपका एयर स्पेस है, इस एयर स्पेस है आपका बिफोर एंटरिंग द UAE। तो नॉर्मल सी चीज है, ये रूट याद नहीं करना, बस ये याद रखना है कि जो पाकिस्तान से होके जाना था उसको, तो उसने अपने एयर स्पेस को यूज करने से ही मना किया। अब ये सीधा सीधा कन्वेंशन का क्या है, उल्लंघन है। व्हाई डिड पाकिस्तान डिनाई, मतलब पाकिस्तान ने डिनाई क्यों किया, तो वहां पर उसने बोला कि पहली चीज, while there has been no official explanation, तो भैया कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं, आप पहले तो बता दो, है ना, given by Pakistan authorities, the country had made a similar move in 2009, तो ये बार बार करते रहते हैं, ये 2009 में भी कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रोहिबिट किया था इन्होंने जो आपकी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट है उसको श्रीनगर टू दुबई फ्रॉम यूजिंग इट्स एयर स्पेस, है ना। तो इसको जो है पहले भी ऐसा कर चुके हैं इंडिया से। अब किस तरीके से अपनी जो है असंतोष को व्यक्त करें, तो यही सब कर सकते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते तो यही कर सकते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रोच्ड देयर पाकिस्तान काउंटर पार्ट्स टू रेज द इशू ऑफ द रिफ्यूजल टू यूज इट्स एयर स्पेस फॉर द स्टेट फ्लाइट। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, क्योंकि कन्वेंशन बना हुआ है ना। नोबडी, मतलब नोटेबली यहां पर लिखा गया है, नोटेबली या अगर विशेष रूप से देखा जाए तो जो इंडियन एयरलाइंस है जो आपकी फ्लाई करती हैं टू वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ये सब देखते होंगे आप लोग, तो उसके संदर्भ में है ना। फ्रॉम एयरपोर्ट सच एज दिल्ली है, लखनऊ है, एटसेट्रा, हैव नॉट बीन बार्ड फ्रॉम यूजिंग पाकिस्तानी जो आपका एयर स्पेस है, तो इनको यहां पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसके द्वारा रेस किया गया है कंसर्न ऑफ पाकिस्तान वायलेटिंग द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर। तो ये आपका एक कन्वेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, डायरेक्टली ये कन्वेंशन का नाम पूछा जा सकता है, जो शिकागो कन्वेंशन लिखा है 1944 का है, और उसके जो हस्ताक्षर करता है उनको उसका जो है कन्वेंशन की जो रूल्स है उसको जो है फॉलो करना पड़ता है। तो उस कन्वेंशन में डिसाइड किया गया था, एक बास्केट समझ लीजिए रूल्स का, तो बनाया गया दैट वुड एक्ट एज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स टू इंटरनेशनल कमर्शियल एविएशन, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय जो आपका वाणिज्यिक जो आपका एविएशन है उसको उससे गवर्न किया जाएगा, इसलिए इसको बनाया गया था। तो एज अ पार्ट ऑफ दीज रूल्स, जो शुरू में देखा जाए तो 6 इसके अंतर्गत जो है वो रूल्स को एम्बेडेड किया गया है, संपृक्त किया गया है ना, इसमें जो है सन्निहित है। तो ये जो है इसमें से फ्रीडम और राइट से रिलेटेड है, विच स्टिल ऑपरेट विद इन द एम्बिट ऑफ मल्टीलैटरल, मतलब मल्टीलैटरल है ना, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संधियों के द्वारा भी उसको जो है वहां पर गवर्न किया जाता है। इसमें ग्रांट किया गया एयरलाइंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री टू द, मतलब द प्रिविलेज टू यूज एंड
स्प्लैश और लैंड इन अदर कंट्रीज एयर स्पेस। तो इस तरीके की जो है उसमें सुविधा दी गई है कि भैया कोई अब प्लेन निकला, अब रास्ते में पता चला उसको फ्यूल चाहिए तो वो उतार ही नहीं पा रहा, तो क्या इंडिया से निकलेगा तो डायरेक्ट वहीं रुकना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे चीज को समझिएगा बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में। अब यहाँ पर जो पहला फ्रीडम ऑफ एयर जो है आपका, उसके अंतर्गत क्या ग्रांट किया गया है, तो द राइट टू एन एयरलाइन ऑफ वन कंट्री टू फ्लाई ओवर सेकंड कंट्री एंड लैंड इन अ थर्ड कंट्री। तो क्या इसी का वायलेशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अब ये जो केस है आपका, जिसको गो फर्स्ट फ्लाइट लिख रहे हैं एयरलाइन, है ना, तो एन इंडियन करियर, ये इंडियन करियर है, वाज यूजिंग द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान। सेकंड कंट्री जो है आपकी वो वही होगी, और थर्ड जो है आपकी यूएई है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को तो अलाउ किया गया है इस ट्रीटी के अंतर्गत, तो ये इसको वायलेट करता है। अब दूसरी अन्य स्वतंत्रताएं क्या है, तो दूसरा जो है सेकंड जो है आपका, इसमें ग्रांट किया जाएगा किस तरीके का अधिकार, रिफ्यूल करने के लिए और कैरी आउट मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस कोई आ गया तो उसको मैनेज करने के लिए और रिफ्यूल करने के लिए विदेशी धरती पर भी जो है उसको क्या, कि इन अ फॉरेन कंट्री विदाउट एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग पैसेंजर्स और कार्गो। तो कार्गो के लिए भी है और पैसेंजर के लिए भी है ना, फ्लाइट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एन एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क कैन लैंड एट अ ब्रिटिश एयरपोर्ट टू गेट रिफ्यूल्ड। बिल्कुल ठीक बात है, एग्जांपल बहुत बढ़िया है और इसको आप देख सकते हैं। तीसरा और चौथा जो है फ्रीडम, वो किस तरीके की है, तो इसमें ग्रांट किया गया है आपका राइट टू फ्लाई फ्रॉम द एयरलाइंस होम कंट्री, जो एयरलाइन की होम कंट्री है उसके साथ वो दूसरे कंट्री में जा सकता है, और फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री टू द एयरलाइंस ओन रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से वो आ जा सकते हैं, है ना। आवागमन के बारे में बता रहे, परिवहन के बारे में। अदर जो फ्रीडम है उसमें एयर के अंतर्गत इसमें कुछ और भी बाद में भी जोड़ा गया है, pertain to operation of an airline between two countries not including the country of its origin and within a foreign country with and without having a stop in the home country, है ना, जो आपका होम कंट्री है। जिनमें से कुछ बाद में जोड़ी गई थी, तो उसमें दो देशों के बीच किसी एक विमान के संचालन से रिलेटेड है आपका, इसके मूल देश और अन्य देश के भीतर भी संचालन के लिए रेगुलेशन के कई और नियम भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इसी सानेक से रिलेटेड है। तो कंटेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल टीम है आपकी R&D की, पुर्तगाल, डेनमार्क, जर्मनी, उसने परफॉर्म किया है एक माइक्रो सिटी स्कैन ऑफ द बोन्स। इंपॉर्टेंट हो गया, साइंस टेक का पार्ट हो गया, जीएस पेपर थर्ड, विच इनेबल्ड देम टू क्रिएट डिजिटल 3D मॉडल्स। इसी के द्वारा जो है डिटरमाइन किया जा सकेगा दैट द फाइंड्स बिलोंग्स टू अ न्यू स्पीसीज, नई प्रजातियों की खोज वगैरह होगी, ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड हो गया, विच दे हैव नेम्ड इसी सानेक, है ना, उसने जो आपकी खोज की है। अब ये सीधा सीधा जो है बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि 1994 में जो है आपका 1994 में तो हार्वर्ड जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके जो जीवाश्म विज्ञानी थे, उन्होंने जीवाश्म जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्रीन लाइन में खुदाई के दौरान दो अच्छी तरीके से, जो ऐसा लग रहा था कि उनको संभाल के किसी ने रखा है, तो डायनासोर खोपड़ी जो होती है ना, उसका पता लगाया था उन्होंने। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि जो यहाँ पर आंकड़े लिए गए, तो आंकड़ों के लिए कोई सैंपलिंग की गई होगी, नमूने लिए गए होंगे, तो उसमें मूल रूप से प्लेटोसॉरस का जो है इसको माना जाता है, जो लंबी गर्दन वाला डायनासोर था, है ना, और ये जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में पाया जाता था। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा सा उनका पिक्चर ही बना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि जो दो पांव वाला जो इसी सैनिक है वो जिंदा रहता है अबाउट 214 मिलियन ईयर्स एगो इन, मतलब जिंदा था, मतलब उसका अस्तित्व था, इन व्हाट इज नाउ ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड में है। अब ये मीडियम साइज है, लंबा इसकी गर्दन है, हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, और प्रेडेसर है किसका, सौरोपॉड्स का। तो पॉड्स का लार्जेस्ट जो आपका लैंड एनिमल था एवर टू लाइव, ठीक है, लार्जेस्ट लैंड एनिमल है एवर टू लाइव, जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि पर रहने वाला पशु इसी को माना जा रहा है, इसलिए नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी सानेक। और जो इसका नाम है वो नया जो डायनासोर है किसके बेसिस पे रखा गया, तो इस पर ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है, जो आपकी ग्रीनलैंड की एक लैंग्वेज है, इन्यूट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, तो इनुइट लिखा है ना, एंड मीन्स कोल्ड बोन, उसका अर्थ जो है, मतलब जो है आपका, है ना, उसका अर्थ जो है आपका, मतलब जो है कोल्ड बोन है। मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी हैले विटनबर्ग ने ये बताया है आपका प्रेस रिलीज में। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर नई फाइंडिंग्स भी जो आई हैं वो भी देख लेते हैं। पहला साक्ष्य जो डिस्टिंक्ट ग्रीनलैंडिक डायनासोर स्पीसीज का था, तो उसमें दो स्कल थे, कम फ्रॉम अ जुवेनाइल एंड एन ऑलमोस्ट एडल्ट इंडिविजुअल। अब जो डायनासोर है वो किस तरीके से अलग है जो दूसरे आपके सौरोपोडोमॉर्फ्स हैं, तो जिनको डिस्कवर किया गया है, तो वो आपके थोड़ा क्या है, उनमें जो है डिफरेंस है, बट हैज सिमिलरिटीज, उसमें कुछ समानताएं भी हैं। डायनासोर जो है आपके जो पाए जाते हैं ब्राजील में, उससे ये आपके लिंक करके बता रहे हैं, सच एज द मैक्रो कॉलम है आपका
है ना, उनाइसॉरस है। तो लगभग जो आपके लगभग 15 मिलियन ईयर्स ओल्डर हैं, है ना, 15 मिलियन ईयर्स ओल्डर है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आर्टिकल है वो लीड्स रिपोर्ट है 2021 की, तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड रिपोर्ट है। इसमें आप सिर्फ रैंकिंग देख जाइए, ठीक है ना। और क्यों बनाया जाता है, कोई भी जो आप देख रहे हैं नीति आयोग आया है तो लगातार जो रिपोर्ट बना रहा है, तो भैया ये ऐसे समझिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है कि कोई एक आदमी अच्छा काम कर रहा है अपनी पंचायत में या किसी भी डोमेन में जो गवर्नमेंट का है, तो वहां पर अगर बगल वाला जो भी उसका रहने वाला लोग है ना, जो रहने वाले लोग हैं या गांव है ना, तो वो भी देखते हैं कि बगल वाला गांव तो इतना विकसित हो गया, हम भी करेंगे, है ना। इस तरीके की भावना को विकसित करने के लिए ये लाया गया ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसके बारे में तो इस रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो है आपकी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स है, विभिन्न राज्यों के बीच इसको निकाला जाता है ना। रिपोर्ट को किस आधार पर निकाला जाता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रैंक किसकी और अपना जो होम स्टेट है उसकी रैंकिंग पता होना चाहिए। और इसका एम क्या है, एम एक ही चीज है इसका, गेजिंग द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूटी, और आइडेंटिफाई करना है ऐसे एरियाज को कि कहां पर हम लैक कर रहे हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन में, तो उसको फिर हम समग्रता से जो है उस पर सुधार करेंगे, है ना। अब ये जो है आपका राज्यों में जो रैंक दी गई है वो किस आधार पर दी गई है, तो क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड है, रेल है, वेयर हाउसिंग है। उसके साथ ही जो है ऑपरेशनल ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ कार्गो है, स्पीड ऑफ टर्मिनल सर्विसेज है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स है, और इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। अब इसकी फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट की, तो गुजरात जो है वो रिटेन करेगा, टॉप स्पॉट रिटेन किया उसने, है ना। तो गुजरात का जो है प्रथम स्थान है ना, ऑन द सेंटर्स एनुअल लॉजिस्टिक्स रैंकिंग फॉर स्टेट्स, जो रिलीज की गई है मंडे को। अब इसमें जो हरियाणा और पंजाब है उसने सेकंड और थर्ड रैंक जो है यहां पर प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने 7 स्थान जो है वहां पर क्या किया है, वहां पर उसकी इंप्रूवमेंट हुई है 7 रैंकिंग की, है ना, 7 रैंक की, और अब वो 6 नंबर पे पहुंच गया है। तो होम स्टेट होगा तो देख जाइएगा। और इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है अभी करंट सिनेरियो में, तो बोल रहे हैं कि 13 to 14% है ना, 13 to 14% विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। लेकिन आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो 7 से 8 रुपए है, ठीक है। और जो हमारे मंत्री है, प्रभारी मंत्री गोयल जी, उन्होंने बोला भी है कि गवर्नमेंट का जो एम है अगले 5 सालों में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 5% तक कम कर दिया जाएगा। और जो वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम की रैंकिंग बता रहे हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो अपने सिर्फ जो है आप देख सकते हैं इसमें होम स्टेट की रैंकिंग देख लीजिए, बस ज्यादा उसमें क्लिष्टता लाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर वही रैंकिंग बता रहे हैं, देख जाइएगा आप लोग, ठीक है। 2019 की रैंकिंग बता रहे हैं ना, 2018 से ये स्टार्ट भी हो गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है स्वर्ण जयंती फेलोशिप से रिलेटेड है। इसमें 21 साइंटिस्ट को जो है ना, जो आपके एसोसिएटेड है इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज से, उनको किस किस एरिया में, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिक्स, अर्थ और एटमॉस्फेरिक जो आपका कंटेक्स्ट है, और फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग जो है आपका, है ना, एंड पोटेंशियल ऑफ मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन R&D हैव बीन सेलेक्टेड फॉर स्वर्ण जयंती फेलोशिप। तो सीधी बात है R&D के कल्चर को बढ़ाना है, इसलिए एक तरीके का ये क्या है, इंसेंटिव है। इस तरीके की चीजें लाने से जो है लोग जो है वो आगे आ पाएंगे इस फील्ड में, वरना हम रिस्क लेते नहीं, हम तो सिक्योरिटी ढूंढते हैं सारी जॉब्स में, है ना, तो और इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि वहां पर हम काम करना नहीं चाहते हैं, है ना। नॉर्मल सी चीज है, इसको आप एनालाइज करके देखिएगा। और इसके बाद जो फेलोशिप है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, तो परस्यू किया जाता है अनफेटेड रिसर्च विद फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एज अप्रूव्ड इन द रिसर्च प्लान। नॉर्मल सी चीज है। अब इसको 1997 पे जो भारत की 50वीं स्वतंत्रता दिवस था उसके दिन इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये आपका डीएसटी के अंतर्गत आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। तो ये डीएसटी के साथ जो उसका जो प्रमुख सेक्टर है, जो बेसिक आपका क्या है रिसर्च का फील्ड, उसको जो है वहां पर मोबिलाइज करके उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, सशक्त करने की बात की गई। जो भी आपके चयनित वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया होगा मेरिट के आधार पर, ये आपका होगा। अब ये जो आपकी स्कीम है इसके अंतर्गत जो भी आपके विनर्स होंगे, है ना, तो उसको डीएसटी बताएगी, ठीक है। तो उसको फिर भारत सरकार भी हेल्प करेगी, और अनुसंधान अगर वो कर रहे हैं तो उनको 5 साल के लिए 25,000 रुपए पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी। और इसके साथ ही डीएसटी जो है सपोर्ट करेगा अवार्डीज को, जो भी आपके विजेता है, और उनको क्या देगा, रिसर्च ग्रांट देगा 5 लाख रुपए 5 वर्ष के लिए। और इसके साथ ही जो आपके सेलेक्टेड फेलो होंगे, है ना, उनको कंसीडर किया जाएगा फॉर फंडिंग बाय सर्व, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना, और सर्व नॉर्म्स के अंतर्गत जब वो खरा उतरेगा तभी तो उसको सर्व से फंडिंग होगी। अब ये आपका जो सर्व है वो क्या है, तो स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी का मतलब एक एक्ट से लाया गया होगा, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट। तो एक्ट बनाएगा कौन, विधि है, तो विधि कौन बनाएगा, हाँ विधायिका बनाएगी, तो पार्लियामेंट है आपके, तो ये बनाया गया था आपका 2009 में। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज देखेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर कि जो फेलोशिप के अलावा यहाँ पर और भी किस तरीके के इंसेंटिव या हेल्प किया जा रहा है ना। तो फेलोशिप जो है आपका इज प्रोवाइडेड इन एडिशन टू द सैलरी दे ड्रॉ फ्रॉम देयर पेरेंट इंस्टीट्यूशन। इन एडिशन टू फेलोशिप यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा फॉर इक्विपमेंट्स, कंप्यूटेशनल फैसिलिटी है, कंज्यूमेबल्स जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, कंटिजेंसी के टाइम पे आपको हेल्प किया जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेवल के दौरान भी हेल्प किया जाएगा, और जो भी आपकी स्पेशल विशेष परिस्थितियां वहां पर बनेंगी समय की आवश्यकता के अनुसार। इफ एनी इज कवर्ड बेस्ड ऑन मेरिट, है ना, ठीक है। जो फेलोशिप है आपका वो साइंटिस्ट स्पेसिफिक और मतलब साइंटिस्ट स्पेसिफिक होगा, और इंस्टीट्यूशनल जो आपका एस्पेक्ट है उसमें नहीं मिलेगा वो, मतलब संस्थागत रूप से जो आपका कोई संस्था है अगर वो उसको देखा जाए तो उसको फेलोशिप नहीं मिलेगी, किसी वैयक्तिक संदर्भ में किसी व्यक्ति को जो आपका साइंटिस्ट है उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्लोज एकेडमिक मॉनिटरिंग की भी बात की गई है, गहन शैक्षणिक निगरानी वगैरह की, रिव्यू सिस्टम है। डीएसटी जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, तो भैया डीएसटी जो है आपका कब स्थापित किया गया, 71 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ज्यूरिसडिक्शन इंडिया, सबको पता है। और इसके जो अभी एग्जीक्यूटिव होता है, सेक्रेटरी है, जो आपके एग्जीक्यूटिव हेड है वो आपके आशुतोष शर्मा है ना, और सब्सिडायरी जो है इसकी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा ये रिलेटेड है एमसीक्यू से, और पहला जो एमसीक्यू है पद्म पुरस्कार से रिलेटेड है। तो पहला ही स्टेटमेंट है कि ये जो है आपका हर साल एनुअली जो अनाउंस किया जाता है 15 अगस्त को, तो ये गलत हो गया आपका कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है ये, इसलिए अभी अनाउंसमेंट हो रहा है। तो पहला एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर वैसे भी मिल जाएगा। दूसरा जो है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, बिल्कुल ठीक है, और इसको बीच बीच में जो है सस्पेंड भी किया गया था 78 में, है ना, जनता दल वाला आप देख रहे हैं वहां पर, और 1979 और 1993, है ना, तीनों मंडल कमीशन, ये और ये आपका बाबरी वाला टाइम, है ना। तो 1993 से 1997 के वर्षों के दौरान संक्षिप्त रुकावट हुई थी, इसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया गया था, पूरी तरीके से स्क्रैप नहीं किया गया था। तो थोड़ा जो है दौरान संक्षिप्त रुकावट को छोड़कर 1954 में इसको स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल ठीक है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसको देखेंगे हम लोग, और इसमें पूछा जा रहा है आपका कि जो लीगल मेट्रोलॉजी है, जो पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स है 2011, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये जो रूल है आपके वो इनहैंस करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए लाया गया। दूसरा ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें रिमूव कर दिया गया है रूल 5 को, जिसके अंतर्गत ये डिफाइन किया गया था कि जो भी पैक साइज है ना विभिन्न कमोडिटीज की, उसको जो है डिफाइन किया जाए। नया जो आपका प्रावधान इसमें लाया गया है अभी, तो उसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है जो इंडिकेट करेगा यूनिट सेल प्राइस ऑन प्री पैक्ड कमोडिटीज, ठीक है, which will allow easier comparison of the prices of the commodities at the time of purchase, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देंगे, हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।